नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो इंडिया यूएई से है। हालांकि हमने लास्ट ईयर भी कवर किया था इसको हमने। इंडिया और यूएई के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। इससे पहले भी हमने एक दो पढ़ी है, सूर्य किरण पढ़ी है, ठीक है, और कौन सी पढ़ी थी? नहीं, इस साल पढ़ी है, जो अभी इसी दिसंबर वाले में ही पढ़ी है हमने। हाँ, गरुड़ शक्ति पढ़ी है, पहले पढ़ी थी अजय और पढ़ी, कोई एक और पढ़ी थी हमने, सूर्य किरण पढ़ी थी और एक और पढ़ी, ठीक है। तो इंडिया और यूएई के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, या दो तीन मिलिट्री एक्सरसाइज देके उनसे क्रॉस में पूछ सकते हैं कि कौन सी किसके साथ होती है। और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें हमने दो प्लेस भी पढ़े थे, एक आबू धाबी और एक दुबई। दुबई में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी, और आबू धाबी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। तो ये दो हेडक्वार्टर भी हमने पढ़े थे। डन। पीछे वाले साइड में क्या लिखोगे? पीछे वाली है भाई, इसी से स्टार्ट किया आज। तो कल वीडियो में से देख के लिखना। इतना जल्दी क्या लिखोगे उसमें से? नेक्स्ट है एमजी नरेगा, एक स्कीम पढ़ी थी हमने लास्ट ईयर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या स्कीम भी उसको बोलते हैं। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट, ये 2005 में एक्ट बनाया गया था। ये न्यूज से रिलेटेड है। एमजी नरेगा है बल्कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कि जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, दिस इज फॉर अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर्स को जॉब देने के लिए विलेजेस में नरेगा एक्ट लाया गया 2005 में। इसको फिर एमजी नरेगा बनाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एक्ट के बेस पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाएगी 2006 में। उस स्कीम का नाम बदल के 2009 में रखा गया एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए थी इसलिए क्योंकि उसको रिप्लेस कर लिया है अभी, इसलिए बोल रहा हूं। और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए थी, उनको 100 दिन का रोजगार मिलता था, 100 डेज वर्क की गारंटी थी इसमें। इस स्कीम में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड था, आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिला तो आपको पैसे मिलेंगे उतने दिन के, ठीक है। तो नॉर्मली गांव में सरपंच के पास जाके अपना नाम लिखवाना होता था, सरपंच फिर बताता था कि उसको क्या करना है उस पर्सन को। तो ये बनाई तो इसलिए गई थी कि दो काम हो जाएंगे, एक तो जो अनस्किल्ड पर्सन्स हैं विलेजेस में उनको जॉब मिल जाएगी, दूसरा गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा कि उनको काम देके, मतलब उनसे कोई स्ट्रीम बनवा ली, कोई नाला बनवा लिया, ठीक है, कोई कहीं पे रोड बनवा लिया, कुछ ऐसा काम करवा लेंगे जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है इंडिया में, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत घपला हुआ, बहुत करप्शन हुआ, और ये स्कीम इस स्कीम का जो पैसा था मैक्सिमम करप्शन में जाता था। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो बेनिफिशरीज थे, बेनिफिशरी मतलब जिनको इनका बेनिफिट मिला, उसमें मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स के नाम होते थे कि भाई सलमान खान एमजी नरेगा से बेनिफिट ले रहा है, ये ले रहा है, मतलब फेक नाम चला के, ठीक है,
ये काम करते थे लोकल लेवल पे, जो मतलब लोकल लेवल पे लीडर हैं या सरपंच है, वो फेक नाम भेज देते थे ऊपर कि इतने लोगों से काम करवाया, इतना काम करवाया, उसका ट्रैक नहीं होता था। फिर बाद में उसकी जियो टैगिंग की गई कि जो भी काम करवाओगे जियो टैगिंग करवाओ। जियो टैगिंग सैटेलाइट की हेल्प से होती है कि सपोज वो कह रहे हैं कि हमने 10 लोगों को एमजी नरेगा में भेज दिए और उनसे एक वेल डिग करवाया है, कुआं खुदवाया है, तो उस वेल की जियो टैगिंग हो जाती थी कि यहाँ पे एक कुआं पहले नहीं था, अब है, सैटेलाइट ने इमेज ले लिया उसकी। तो हर एक काम की जियो टैगिंग होने लगी तो करप्शन रुकने लग गया। फिर दूसरा, उसको आधार कार्ड के साथ ऐड जोड़ा गया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा मिले। पहले क्या होता था, पहले ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट में पैसा आता था, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में भेजती थी, डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिर नीचे विलेजेस में भेजते थे, तो हर लेवल पे पैसा खाया जाता था। तो फिर डायरेक्ट डीबीटी स्कीम आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो एनडीए गवर्नमेंट लेके आई, नरेंद्र मोदी की जो पहली गवर्नमेंट थी, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आई। हमने जेम ट्रिनिटी पढ़ा था, जेम ट्रिनिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जनधन, आधार और मोबाइल कार्ड। जनधन अकाउंट खुलवाए गए उन लोगों के, आधार कार्ड से लिंक किए गए और एक मोबाइल नंबर से लिंक किया गया ताकि उनके बैंक में डायरेक्ट पैसा जा पाए। तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम स्टार्ट की गई। ठीक है, करप्शन लेकिन फिर भी कम रुका, कुछ हद तक रुका, लेकिन स्टिल ये अकाउंट भी फेक बनवा लिए जाते थे। पर्सन को पता ही नहीं होता था उनके नाम पे मोबाइल नंबर चल रहा है, उनके नाम पे आधार कार्ड चल रहा है, उनके नाम पे अकाउंट खुल गया है, पैसे आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग पा रहा है। ठीक है, गांव में ऐसे होते हैं लोग कि पढ़े लिखे नहीं है तो उनको नहीं पता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, अब ये पूरी स्कीम का बर्डन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम थी। सेंटर सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पे सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि नहीं, हम एक तो नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है रूरल एरिया में। रीजन बीइंग कि इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल में रह रहा है, 65% पॉपुलेशन, तो उनको एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो 65 में से ही वो 45 है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसी को हम बोलते हैं वहीं पे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है कि ज्यादा लोग काम पे लग रहे हैं, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बोला गया कि इसमें नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे, और सिर्फ सेंटर पैसा नहीं देगा, कुछ पैसा स्टेट को भी देना पड़ेगा। तो एक तो इसको सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है, दूसरा इसमें 125 डेज की लीगल गारंटी दे दी गई है। तो अब इसका नाम हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, ये एक्ट था विकसित भारत, जी राम जी बिल, फिर ये एक्ट बना। ठीक है, जी से स्टार्ट हो जाएगा गारंटी, तो पहले ये बिल लेके आया गया पार्लियामेंट में और अब ये एक्ट बन गया है। एक्ट बनने के बाद अब ये इसका इंप्लीमेंट होगा। तो जो नई स्कीम है जो एमजी नरेगा को रिप्लेस करेगी, उसका नाम है वीबीजी राम जी। राम आप समझ ही गए होंगे, गवर्नमेंट ऐसी है तो वो कोशिश करती है कि वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जाए और कुछ ना कुछ ऐसा करे। हालांकि पढ़ने को हमने पढ़ा कि सेकुलर है इंडिया, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस सेकुलरिज्म पे सवाल उठा दे कोई ना कोई। ठीक है, तो उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की है। अभी इसमें 125 दिन की लीगल गारंटी है कि 125 दिन का काम मिलेगा। दूसरा मेजर चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है, अब 60% पैसा सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा, और यूनियन टेरिटरी के केस में 90% सेंटर देगा, 10% यूनियन टेरिटरी के हिस्से से आएगा, या फिर जो हिली स्टेट हैं या डिफिकल्ट टेरेन वाले स्टेट हैं या वो स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पे भी ये रेशो 90:10 रहता है। ठीक है, और बाकी जगह पे होगा 60:40। तो ये दो बड़े चेंज हुए हैं, नरेगा फिर एमजी नरेगा, और अब उसको चेंज करके बना दिया गया है वीबीजी रामजी स्कीम। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, कितने डेज बढ़ाए गए हैं, पहले कितने डेज थे ये याद रखना, पैसे जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक बड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, या तो लीगल में आएगा या जीके में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही चीजें पूछेंगे घुमा फिरा के कि नरेगा कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में एक्ट आया था, स्कीम कब स्टार्ट हुई 2006 में। ठीक है, कितने दिन का रोजगार था, 100 डेज का था,
ठीक है, उसमें पूरा का पूरा पैसा सेंटर देता था, तो सेंटर सेक्टर स्कीम थी। अब नई वाली जो स्कीम आई है उसका नाम, उसकी फुल फॉर्म 125 दिन का उसमें गारंटी दिया गया है, लेकिन अब ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कुछ पैसा सेंटर देगा और कुछ पैसा स्टेट देगा। सिर्फ रूरल एरिया के लिए है, ओनली फॉर रूरल एरिया, नॉट फॉर अर्बन एरिया, और ओनली फॉर अनस्किल्ड लेबर, नॉट फॉर स्किल्ड लेबर। हाँ, कोई स्किल्ड वाला करना चाहे कर सकता है, मना नहीं करेंगे, लेकिन स्कीम अनस्किल्ड लेबर के लिए है और सिर्फ रूरल एरिया के लिए है। तो इंडिया में डिमांड एक ये भी उठती है कि फिर अर्बन एरिया के लिए भी ऐसी कोई स्कीम लेके आओ। सेंटर इतना पैसा देगा, स्कीम का जो भी होगा, स्टेट इतना पैसा देगा। ये नॉर्मल स्टेट के केस में। अगर कोई हिली एरिया का स्टेट है जहां पे हिमालयाज हैं या डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है, वहां पे पैसा 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। और यूनियन टेरिटरी के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंटर के अंदर में आती है डायरेक्ट। स्कीम के अंदर काम करता है तो उसको भी पैसा मिलता है। हाँ, वही बताया मैंने, कर सकता है अगर कोई करना चाहे, लेकिन है अनस्किल्ड के लिए। डन। एक्ट था, नरेगा एक्ट आया 2005 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी याद रख लेना। फिर 2006 में एक्ट के बेस पे स्कीम बनाई गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फिर उसमें महात्मा गांधी 2006 में ऐड नहीं गया, 6 में तो थी वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2009 में 2 अक्टूबर वाले दिन उसका नाम चेंज करके रख दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो ये पैसा मिलता है इनको नॉर्मली विद इन 15 डेज, 2 वीक का टाइम होता है, उनको पैसा मिल जाता है। काम जो करते हैं विद इन 2 वीक उनको पैसा मिल जाता है। तो 15 दिन का नॉर्मल टाइम होता है, उसमें उनको पैसा मिल जाता है जो वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स टेक पार्ट इन एक्सरसाइज अविंद्रा। ठीक है, इंदिरा नाम की एक एक्सरसाइज करते हैं हम इनके साथ। ठीक है, अविंद्रा भी उसी का एक पार्ट है। तो एक्सरसाइज अविंद्रा और इंदिरा, ये दोनों हम रशिया के साथ करते हैं, याद रख लेना। डन। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एग्जाम में। शांति बिल एक्ट बन गया है, ये भी गेट प्रेसिडेंट असेंट, तो प्रेसिडेंट असेंट मिल गया तो मतलब ये एक्ट बन गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट असेंट के बारे में? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ। क्यों नहीं याद? 143 नहीं, बताओ भाई 143 क्या है? हाँ, वेरी गुड, एडवाइजरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बैठ जाओ, बताओ भाई प्रेसिडेंट असेंट आर्टिकल। हाँ, खड़े होके बताया करो, थोड़ा सा टांगे खुल जाएंगी बैठे बैठे सुबह से। हाँ, आर्टिकल नहीं, 123 में क्या है बताओ? ऑर्डिनेंस बताने दिया करो किसी और को, रुको। ठीक है, बताओ असेंट की पावर कहाँ है? वेरी गुड, आर्टिकल 111 111 कितनी बार पढ़ा चुके हैं हम लोग? ठीक है, और अभी भी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, जब गवर्नर के रिगार्डिंग पढ़ा रहे थे। गवर्नर की 200 में है, प्रेसिडेंट की 111 में है। यही चीजें होती हैं, फिर याद नहीं रखोगे एग्जाम में तो दिक्कत आ जाएगी ना। बैठो। तो प्रेसिडेंट असेंट गिवन है आर्टिकल 111 में। ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है बिल के साथ, वो सारी चीजें उसमें गिवन है, तो असेंट भी वहीं पे आएगा। ठीक है, तो शांति बिल की फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्सनिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म जो आपको याद रखनी है। बेसिकली ये न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि इंडिया में एटॉमिक एनर्जी का और न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा। ये बिल लाने की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे
एटॉमिक एनर्जी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एटॉमिक एनर्जी को लाने वाले थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसको हमने पढ़ा भी था, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक प्रोग्राम। डॉक्टर होमी जे भाभा, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इन्होंने, हालांकि नेहरू इस चीज के अगेंस्ट में थे, हम पढ़ेंगे सेकंड वाली बुक में पॉलिटिकल साइंस में, नेहरू अगेंस्ट में थे कि भाई पैसा तो है नहीं पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए भी, कहां पे हम एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च करेंगे, तो ही कन्विंस नेहरू कि नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया और हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया 1962 का, 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया कि एटॉमिक एनर्जी को हम कैसे इंडिया में यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर इस एक्ट में एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए एक तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमने सीटीबीटी साइन नहीं कर रखी तो रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी हमने साइन नहीं कर रखी, हम एनएसजी के मेंबर नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल कहां से मिले, एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरा, हम लोगों को टेक्नोलॉजी कहां से मिले, टेक्नोलॉजी कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी कहां से मिले, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें दी रसिया ने, ठीक है, एक प्लांट है कुंदनकुलम, वो उन्होंने सेट करवाया इंडिया में, ठीक है। पहला था तारापुर, उसको भी बनाने में उन्होंने हेल्प की, तो एटॉमिक प्लांट लगवाने में उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हमने धीरे धीरे, हमारे यहाँ पे थोरियम होता है, केरला में एक टाइप का सैंड पाया जाता है जिसको मोनोजाइट सैंड बोलते हैं, तो उस मोनोजाइट सैंड में थोरियम निकलता है। थोरियम को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग स्टेजेस से उसको गुजारना पड़ता है, फिर वो फाइनली यूरेनियम की फॉर्म में आता है और हम उसको यूज कर सकते हैं। यूरेनियम 235 सबसे बेस्ट है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन वो प्रोसेस कॉस्टली था। फिर धीरे धीरे हमें रॉ मटेरियल मिलने लग गया, हम लोगों ने अमेरिका से डील की, अमेरिका ने हमें छूट दे दी कि कोई बात नहीं, आपने साइन नहीं कर रखी सीटीबीटी, लेकिन हम आपको रॉ मटेरियल दे देंगे। अब रॉ मटेरियल मिल गया, टेक्नोलॉजी भी मिल गई, तो हमने इंडिया में 7 एटॉमिक पावर प्लांट लगाए जो हमने पढ़े थे। नरोरा में लगाया यूपी में, रावत भाटा राजस्थान के अंदर, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, काईगा कर्नाटका में, कलपक्कम तमिलनाडु में और कुंदनकुलम तमिलनाडु में। तो हमने 7 एटॉमिक पावर प्लांट लगाए। अब जो हमें एटॉमिक पावर प्लांट में मटेरियल मिल रहा है और जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, अगर कोई फॉल्ट आ जाए, मटेरियल सही ना हो या टेक्नोलॉजी सही ना हो जो हम लोग ले रहे हैं बाहर से, या कोई प्राइवेट प्लेयर हमें दे रहा है, तो अगर कोई एक्सप्लोजन हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्ट में डिसाइडेड ही नहीं कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर न्यूक्लियर रेडिएशंस बाहर आ गए, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया 2010 का, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, एनओर आएगा। इस एक्ट में वो लाइबिलिटी मटेरियल सप्लायर के ऊपर डाल दी गई कि भाई जो मटेरियल देगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो लाइबिलिटी उस पर्सन की है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे अगर रेडिएशन निकली,
जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भरेगा जो रॉ मटेरियल देगा। ऐसे में सभी ने पीछे हाथ खींच लिए कि भाई हम तो मटेरियल नहीं देंगे फिर, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा स्लो आया। अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लगभग 8 गीगावाट, 8.7 गीगावाट, 8.7 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और लगभग 100 गीगावाट का हमारा टारगेट है 2047 तक, 2047 तक, कि हम 2047 तक 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर लें, और 2030 तक टारगेट है 22 गीगावाट का। ये अभी हमारी करंट कैपेसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही सेफ मानी जाती है, बहुत ही सेफ इन द सेंस कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एक्ट आने की वजह से अब प्राइवेट प्लेयर तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रॉ मटेरियल देने में भी और इक्विपमेंट सप्लाई करने में भी। दूसरा, एक प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड ही नहीं था इंडिया में कि वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाए अभी तक, इस एक्ट के आने से पहले, शांति एक्ट के आने से पहले इंडिया में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती थी। प्राइवेट प्लेयर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में काम नहीं कर सकते थे, उन पर रिस्ट्रिक्शन था। एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट पीएमओ के अंदर में आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में, ठीक है। तो इन सब बोटलनेक्स, हर्डल्स को दूर करने के लिए कि भाई डैमेज की लायबिलिटी सामने वाले पे ना पड़े, और प्राइवेट प्लेयर जब तक नहीं आएगा ना तब तक उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जिस लेवल का चाहिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट स्लो प्रोसेस से चलता है, प्राइवेट तेज चलता है। तो या तो पीपीपी लाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या प्राइवेट प्लेयर को ही अलाउड कर दो कि वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा ले। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस पावर है, अडानी पावर है, तो इनको एक तरह से छूट देने के लिए कि ये लोग न्यूक्लियर एनर्जी बना ले सेफ यूज के लिए। बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए, उसके लिए लाया गया शांति बिल, ठीक है। तो अब लिखो मेन प्रोविजंस ऑफ द शांति बिल एक्ट लिख लो। अब तो एक्ट ही बन गया, 2025 में ही बन गया था एक्ट। मेन प्रोविजंस ऑफ द शांति एक्ट। फर्स्ट, इट रिपील एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, दोनों को इसने रिपील कर दिया। अब ये दोनों नहीं है, नो लॉन्गर। अब नया इसके सब कुछ जो लिखा है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इट रिपील न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों को इसने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। सेकंड, मेजर शिफ्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, मेजर शिफ्ट in India's nuclear policy by allowing private players in nuclear energy production, थर्ड लिखो, it remove supplier liability, it removes suppliers liability। supplier liability के ब्रैकेट में लिख लेना जो इस एक्ट से दी गई, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अंडर में जो दी गई थी उसको हटा दिया। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो कंपनी काम कर रही थी इंडिया में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, NPCIL, ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो ये जिसके अंडर में सारे एटॉमिक पावर प्लांट काम करते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। अभी तक इसकी मोनोपोली थी न्यूक्लियर एनर्जी के क्रिएशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मोनोपोली ऑफ NPCIL हैज बीन रिमूव्ड, द मोनोपोली ऑफ NPCIL
हैज बीन रिमूव्ड। अब इसकी मोनोपोली नहीं है क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होगी। नेक्स्ट लिखो, स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी स्टेटस, ऊपर जो पहला पॉइंट लिखा है ना, जिस पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड में न्यूक्लियर पॉलिसी बाय अलाउइंग प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर भी लिख लो। अब फॉरेन प्लेयर भी अलाउड है, सिर्फ प्राइवेट नहीं, फॉरेन प्लेयर्स को भी अलाउड कर दिया गया कि वो भी आगे, वो भी पार्ट ले सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन में इंडिया। लास्ट लिखो, फिफ्थ लिख रहे थे, स्टैट्यूटरी स्टेटस हैज बीन गिवन, स्टैट्यूटरी स्टेटस हैज बीन गिवन टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये बोर्ड पहले भी था लेकिन अब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। डैश करके लिखो इसमें, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू इंस्पेक्ट, INSPECT, टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब जांच करना किसी चीज की, कोमा लाइसेंस एंड इनफोर्स सेफ्टी, एंड इनफोर्स सेफ्टी। तो अब इंडिया में किसको लाइसेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, सेफ्टी कैसी रहेगी, उस बोर्ड, उसका वो देखना इस बॉडी का काम। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, ठीक है। तो दिस इज अबाउट शांति एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है, लाइक जस्ट लाइक VBG राम जी था, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, सेंटर टू सेटअप स्टैट्यूटरी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज। इंडिया में हमने पढ़ा था 12 मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं, बल्कि 14वां अभी बन रहा है। 12 इंडियन पेनिनसुला में है, 13वां इंडियन पेनिनसुला में बन रहा है और 14वां जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। तो इंडिया में 14 मेजर पोर्ट हैं अभी। तो उन पोर्ट्स की सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने का प्रपोजल रखा गया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो जल्दी से एक बार इंडिया के मेजर पोर्ट्स जो हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, कांडला पोर्ट, फिर उसके बाद मुंबई पोर्ट, कांडला या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। देन मुंबई पोर्ट, JNPT, JNPT का दूसरा नाम नेवा सेवा पोर्ट है। और तीसरा बन रहा है वाधवान पोर्ट, जिसको UAE की एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। देन उसके बाद आ जाओ मारमा गांव, मारमू है, मारमू गांव पोर्ट। देन उसके बाद आ जाओ कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट। देन आ जाओ केरला में कोची पोर्ट। ये तो हो गए हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाओ, नीचे है ट्यूटिकोरिन पोर्ट, फिर है इन्नोर पोर्ट, इंडिया का ओनली प्राइवेट मेजर पोर्ट, फिर है चेन्नई पोर्ट। फिर ऊपर आ जाओ वाइजैक पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट नाम है जिसका। फिर आ जाओ पारादीप, और फिर
कोलकाता या दूसरा नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और एक इधर आ जाओ अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर। इसको भी बोलते हैं चिदम्बरम पोर्ट। ट्यूटिकोरिन पोर्ट का नाम चिदम्बरम पोर्ट भी है। वीओ चिदम्बरम है कोई, उनके नाम पे रखा गया है। ये इंडिया के सारे मेजर पोर्ट हैं और इनसे अलग 200 माइनर पोर्ट और भी हैं। तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए ये बॉडी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक इनको सिक्योरिटी देता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। तो उसको बदल के एक और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का प्रपोजल है जो पोर्ट्स की सिक्योरिटी को इंडिया में देखेगा। ठीक है।